हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो आज हम लोग महासंग्राम ग्रुप डी के लिए जो शुरू किए थे उसका पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। पहले हम समझते हैं कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या अगर आपको कहे तो 5 को 9 लिख देना, 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तो ये होती है, लेकिन हमको ये कहता है क्वेश्चन कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको 5, 6, 7 से विभाजित करने पर, मतलब कंडीशन दे दिया है कि आप इससे विभाजित जब करेंगे तो हर स्थिति में शेष 2 बचना चाहिए। वो कौन सी संख्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी। उससे बड़ी भी संख्या 5 अंकों की ये सबसे बड़ी होगी, लेकिन ये नहीं पता करना है, हमको पता करना है कि 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी है, और प्रत्येक स्थिति में जब उसको भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है। ये सबसे पहले हमको करना क्या है, 5, 6, 7 का एलसीएम लेना है। 5, 6, 7 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये लगेगा नहीं किसी अंक से, 2 से 1 से, तो हम क्या कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे हम। 5 छक 30 और 30 सते क्या होता है 210। तो 210 हमारा एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 210 से भाग देंगे, यानी कि ये जो हमारी संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको 210 से भाग दे देंगे। तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में। 21 चौका 84 होता है, ये आ जाएगा 9, ये 5 1, फिर उसके बाद 9। अब कितने बार में लगेगा, 6 और 2 छक 12, ये कितना आ जाएगा 9 और ये जाएगा 3, यानी कि हमारे पास 39 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, इस 39 को इसमें से घटा देंगे, यानी कि जो हमारी संख्या है सबसे बड़ी संख्या, उसमें से हम 39 को घटा देंगे, क्योंकि 39 ही हमारा जो है एक्स्ट्रा है इसमें। अगर 39 से इसमें कम होता तो हम 210 से इसको पूरा काट पाते, तो 39 घटा देते हैं, यानी कि कितना आएगा, ये आएगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो संख्या आया है ये क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा 210 से, यानी 210 से पूरी तरह से विभाजित होगा। मतलब क्या, 5, 6, 7 इस तीनों से पूरी तरह से ये विभाजित होगा। तो इस तीनों से पूरी तरह से विभाजित संख्या तो आ गई, लेकिन हमको पूरी तरह से विभाजित नहीं कहता है, कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, यानी कि ये संख्या तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें शेष नहीं बचेगा। तो हमको शेष 2 बचाना भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस कर देंगे, यानी कि ये हमारी संख्या आ गई, जिसमें क्या होगा कि हर बार 2 शेष बचेगा। यानी कि आप 5 से 6 से 7 से किसी से भी भाग देंगे तो इसमें हर बार 2 शेष बचेगा, क्योंकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जो दिया गया है इतना बराबर क्या होगा, आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक दिया है, लेकिन ये बहुत ईजी है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। तो हम देखेंगे कि अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं तो क्या होता है। देखिए 893 जो है आपका 893, उसको आप a मान लीजिए, और 275 को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या है, दोनों तरफ से स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद आप देखिए ये जो 893 को आप a माने थे, वही 893 यहाँ है, तो ये भी a हो जाएगा। और 275 को b माने थे, तो 275 यहाँ भी है, तो यहाँ भी b हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। फिर नीचे देखते हैं, नीचे देखिए ये क्या है, ये 893 और ये भी 893 है, यानी 893 को हम a माने थे, तो ये a गुने a लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इधर क्या है, 275 और 275 है, यानी 275 को हम b माने थे, तो ये b गुने b लिखा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, अब क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो जाएगा ए गुने ए यानी ए स्क्वायर और बी गुने बी, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो इसको बनाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा, ए गुने ए स्क्वायर और बी गुने बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2ab से 2ab कट गया, माइनस में है ये प्लस में है, अब चलते हैं प्लस माइनस कट जाता है। आगे देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं कि इस दोनों में से जब हम दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो दो कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट गया। क्या आंसर आया, 2 आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा को समझते हैं। क्या कहता है कि निम्न पाई चार्ट कमरे के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी ABC का राजस्व प्रदर्शित करती है। यानी कि यहाँ जो पाई चार्ट दिया गया है वो क्या है, किसी कंपनी ABC का राजस्व प्रदर्शित करता है, यानी टैक्स दिखाता है कि ये कितना टैक्स अर्जित करती है ये कंपनी। तो ये कंपनी किस चीज़ की है, चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी है। यानी कि चमड़े के कुछ प्रोडक्ट बनाती है, चमड़े के बैग्स बनाती है, शूज बनाती है, वॉलेट बनाती है, बेल्ट बनाती है, जैकेट बनाती है, ये सब चीज़ अदर लेदर आइटम, यानी कि शूज बैग के अलावे भी कुछ और आइटम्स है जो बनाती है कंपनी चमड़े का। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2015 में कंपनी का कुल राजस्व 36,28,3 यानी कि 36,28,000 था। तो 2015 में कंपनी का कुल राजस्व कितना था, 36,28,000 रुपया था। तो कहता है कि कंपनी को चमड़े के अन्य उत्पादों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ। यानी कि कंपनी तो बहुत सारे सामान बेचती है, बैग्स, शूज, वॉलेट, बेल्ट, जैकेट, ये सब बेचती है, लेकिन कंपनी को क्या हुआ, अन्य उत्पादों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ। यानी कि जो हमारे शूज, बेल्ट, ये सब का नहीं पूछा है कि अन्य उत्पादों, यानी कि चमड़े के अन्य उत्पादों, यानी कि अदर आइटम्स, अदर लेदर आइटम्स का पूछ रहा है हमसे कि कितना राजस्व अर्जित हुआ अदर लेदर आइटम्स में। तो कहने का मतलब है कि हमारे अदर लेदर आइटम्स कितने परसेंट है, 5% है। यानी कि जितने भी हमारे राजस्व अर्जित होते हैं, यानी टैक्स वसूले जाते हैं, उसमें से 5% अदर लेदर आइटम्स का होता है। तो वही अदर लेदर आइटम्स का कितना परसेंट है, यानी चमड़े के अन्य उत्पादों का कितना परसेंट अर्जित टैक्स है, उसको ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कुल टैक्स कितना है, 36,28,3 यानी 36,28,000 है। और इसका 5%, इसका हम 5% निकालेंगे तो हमको निकल जाएगा हमारे अदर लेदर आइटम्स का कितना है। तो देखिए ये 00 से 00 कट गया, निगुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 8 40 के 0 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 4 24 के 4 हासिल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी 5 दूना 10 और 10 4 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 5 6 30 के 0 हासिल क्या हो जाएगा, और एक हासिल नहीं जोड़े है ना, 5 6 30, 1 31 के 1 हासिल 3 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 और 3 18 हो जाएगा। गुना मेरा भी कमज़ोर है, तो देखिए इसको समझते हैं। ये क्या हो गया, आंसर क्या आया हमारा, 1,81,400। क्या कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि ये जो हमारा 1,81,400 जो रुपया है वो हम अदर लेदर आइटम से मतलब कि अर्जित करेंगे, ये कंपनी अर्जित करेगी अदर लेदर आइटम से। तो आप समझ गए, हमको अदर लेदर आइटम से निकालना था, चमड़े के अन्य उत्पादों की ही जो बिक्री थी, जो बिक्री से जो आने वाले टैक्स थे वो निकालना था। तो चलते हैं आगे, समझते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पाइप ए और बी एक टैंक को 7 घंटे और 10 घंटों में भर सकता है। यानी कि हमारे पास दो पाइप है, ए और बी, दो पाइप है जो क्या करता है, किसी टैंक को भरता है कितने कितने घंटों में, 7 घंटों और 10 घंटों में भरता है, यानी भर सकता है। यानी कि ए पाइप को अगर खोल दिया जाए तो वो 7 घंटों में टैंक को भर सकता है, एक टैंक है। और उसको अगर बी को खोल दिया जाए तो क्या करता है बी, तो बी 10 घंटों में उस टैंक को भर देता है। तो हम समझ गए कि अगर ए को खोला जाए तो 7 घंटों में टैंक भरेगा, बी को खोला जाए तो 10 घंटों में टैंक भरेगा। अब आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है, जबकि सी टैंक को 14 घंटों में खाली कर सकता है। यानी कि एक तीसरा पाइप भी है सी, जो क्या कर सकता है, 14 घंटों में टैंक को खाली कर सकता है। यानी कि अगर इसको खोल दिया जाए टैंक भरा हुआ रहेगा, और सी पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक क्या हो जाएगा, 14 घंटों में पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अब क्या कहता है, यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू कर दिया जाए, यानी कि ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो क्या होगा, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए तो भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो क्या होगा कि टैंक कितना समय में भर पाएगा। यानी दो पाइप से हम क्या करेंगे, उसको भरेंगे और एक पाइप से खाली भी करते जाएंगे, तो क्या होगा कि टैंक हमारा जो है भरेगा लेकिन कम होगा, कम भर पाएगा, तो हमको ज़्यादा समय लग जाएगा इसको भरने में। तो देखिए आइए समझते हैं कि कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में। तो देखिए, जो भी भरने वाले पाइप होंगे उसमें आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह देना है, और जो खाली करने वाले पाइप है उसमें माइनस का चिन्ह देना है, ताकि पता चले कि ये भरने वाला पाइप है और ये खाली करने वाला पाइप है। तो आइए समझते हैं। तो इसका 7, 10 और 14 का हम एलसीएम लेंगे। 7, 10 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 7 14, 14 पंचे 70 हो जाएगा। यानी 70 जो हमारा होगा, ये क्या होगा, कुल कार्य होगा, कुल कार्य। यानी कि टैंक को भरने में टोटल कार्य हमारा 70 होगा। अब देखते हैं, 7 से जब आप 70 को भाग देंगे तो 7 दहाई 70, 10 से 70 को भाग देंगे तो 10 सते 70, 7 आ जाएगा। 14 से 70 को भाग देंगे तो 14 पंचे 70। यानी कि ये ए का कार्य क्षमता क्या आ गया, 10 आ गया, बी का 7 आ गया और सी का 5 आ गया। यानी ये 1 घंटे का कार्य क्षमता है। 1 घंटे में जो हमारा ए पाइप है वो 10 कार्य कर पाएगा, बी पाइप 7 कार्य कर पाएगा और सी पाइप क्या कर पाएगा, 5 कार्य कर पाएगा। अब समझते हैं कि जो हमारा टैंक है यानी वो कितने समय में भर जाएगा। यानी हमको कुल कार्य 70 कार्य करने हैं, यानी कि कुल 70 कार्य को हम जो है इस तरह से अगर करेंगे 10, 7 और 5 से, तो हम कितने देर में उस 70 कार्य को पूरा कर पाएंगे। यानी कि 70 कार्य करना है। चलिए अब समझते हैं कि 70 कार्य को करने के लिए ए 10 कार्य करेगा 1 घंटे में, बी 7 कार्य करेगा, लेकिन सी क्या है, उसका विपरीत कार्य करेगा। सी उसमें माइनस है, -5 कार्य करेगा। यानी कि 10 और 7 प्लस में हो गए और 5 क्या हो गए, माइनस में हो गए। तो 10, 7, 17 हो जाएगा और 17 - 5 क्या हो जाएगा, 12। यानी कि 1 घंटे में 12 ही कार्य हो पाएंगे। यानी कि 1 घंटे में 12 कार्य हो पाएंगे। तो 70 कार्य को कितना घंटा लगेगा, तो आप देख सकते हैं, भाग दीजिएगा तो 12 से कटेगा तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, यानी 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 60 के बाद कितना बच जाएगा, उधर 10 बच जाएगा। यानी 10/12, यानी कि हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी कि 5.5/6 घंटे टोटल हमको लगेंगे इस टैंक को भरने के लिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हमको समझना यही है कि हमने ये 10, 7 दोनों को जोड़ा है और 5 को घटाया है। क्यों घटाया है, क्योंकि ये दोनों प्लस का कार्य कर रहे हैं और ये सी जो है माइनस में कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 17 हो जाएगा और 5 माइनस हो जाएगा, उसमें से 12 हो जाएगा। यानी टैंक हमारा इतने घंटों में पूरी तरह से भर जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है
कि एक शहर की आबादी प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यानी कि एक शहर है जिसकी आबादी हर साल 5% बढ़ जाती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतना है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। यानी कि अभी वर्तमान में उस शहर में 1,85,220 लोग रह रहे हैं, तो एक साल पहले कितने लोग रहते थे वो बताना है आपको। तो क्या होता है, हर साल 5% की दर से बढ़ती है। यानी कि हर साल जितनी आबादी है उसका 5% बढ़ जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पिछले साल अगर 100 रहा होगा तो इस साल क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी कि इस 100 का 5% क्या होता है, 5 होता है। तो 100 से क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, यानी कि एक साल में। तो उसी तरह से समझिए, यानी कि जो हमारा 105 अभी मान लेते हैं कि 105 है, यानी कि अगर इसके अनुसार माने कि ये जो हमारा 105 दिया गया है उस हिसाब से ये 1,85,000 है। तो हमारा 100 कितना होगा ये हमको निकालना है। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाने को आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको 100 मानना है आबादी को, और 100 मान के अगर बढ़ाना है तो बढ़ा देना है, घटाना है तो घटा देना है। तो ये समझिए कि क्या कहता है, यदि शहर की आबादी वर्तमान आबादी यानी अभी फ़िलहाल जो है 1,85,220 लोग अभी रह रहे हैं शहर में, यानी कि हमारे जो 105 के बराबर में 1,85,220 होंगे, क्योंकि 5% की दर से बढ़ रहा है। पिछले बार 100 होगा तो इस बार 105 हो जाए, यानी 105 बराबर हम मान लिए कि 1,85,220 है। तो 100 बराबर क्या होंगे, यानी कि इससे पिछले साल जो 100 थे वो क्या होंगे, यानी 5 बढ़ के ना 105 हुआ है, तो पिछले बार 100 रहे होंगे, तो 100 बराबर क्या होगा। तो आप 100 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1,85 जो दिया गया है 1,85,220 अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुने में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। याद रखिए कि ये यहाँ रह जाता है और ये कहाँ चला जाता है, बटा के नीचे चला जाता है, और जितना का निकालना है वो उधर गुने में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 21 पंचे 105 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। 21 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 21 सते होता है 184, और 21 सते 147 होता है, सॉरी। देखते हैं इसको भाग देकर, 185 और क्या है 220 है, इसको भाग देंगे 21 से। तो आइए देखते हैं इसको, जब हम 21 से इसको काटेंगे, 21 से जब हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 21 से हम भाग दिए 1,85,220 को, तो क्या आया 28, 88 20 आया, तो 88 20 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 88 20 में जब 20 से गुना होगा तो 0 0 दो जीरो रह जाएंगे इधर साइड में, और 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, और 2 अठे 16 हो गया, और 2 अठे 16 1 17 हो गया। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 100% के बराबर आ गया, यानी 100 के बराबर आ गया। यानी कि हमारा जो पिछले साल की आबादी थी 1,76,400 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कहता है कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। यानी कि ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसमें x का मान क्या होगा उसको हमको निकालना है। तो देखिए समीकरण पहले लिखते हैं। हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है 144 बटा 0.144 और बराबर 14.4 बटे x है। देखिए इसमें से क्या कहता है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा x का मान, तो देखिए इसमें क्वेश्चन भारी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको कैसे बनाया जाए, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट तोड़ेंगे और 3 जीरो है तो 3 जीरो ऊपर देंगे। यानी कि 144 जो है 144 के बगल में हम क्या कर देंगे,
3 जीरो, 1 पर 3 जीरो दे देंगे, यानी पॉइंट तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 जीरो। फिर उसके बाद क्या होगा, पॉइंट तोड़ेंगे तो एक अंक है पॉइंट के बाद तो 1 जीरो दे देंगे। अब समझते हैं 144 से 144 को काट देंगे हम। उसके बाद हमारा क्या होगा, तो उसके बाद देखिए ये x बराबर क्या आएगा, आपको समझना है x बराबर क्या आएगा। तो 144 जो नीचे बटा के नीचे है वो उधर 144 चला जाएगा, और यहाँ बटे के नीचे क्या आ जाएगा, तो x जब क्रॉस गुना होगा तो इससे इसको गुना होगा तो 10 और ये 1000 को गुना होगा, यानी कि 1 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, यानी कि 4 जीरो बटा के नीचे आ जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये होगा 0.0144 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि ये दोनों जो है ये क्रॉस गुना होगा तो ये 144 में 1 से गुना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा, और यहाँ जो गुना होगा 10 में 1000 से तो क्या हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो यानी 10,000 हो जाएगा, और भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि चार अंक है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 4 अंक ही होना चाहिए। देखिए 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, यानी कि 3 अंक लिख देंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ तो 4 जीरो है तो 4 अंक बनाने हैं, इसलिए 1 जीरो और दे देंगे, तो पॉइंट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कहता है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें क्या क्या पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। तो ऐसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया है मैथ में, तो देखते हैं इसको भी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा देखेंगे, श्रृंखला किस तरह से बढ़ रही है। 7 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 42 हुआ, यानी कि हम अपना दिमाग लगाएंगे कि ये जो श्रृंखला बढ़ रही है वो किस प्रकार से बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि 7 में जब 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना क्या होता है, 14 होता है। फिर 14 में आप 3 से जब गुना करेंगे तो 14 तिहाई 42 होगा, और फिर 42 में जब आप 4 से गुना करेंगे तो 168 होगा। आप करके देख लीजिए, 42 में 4 से गुना, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 होगा। तो अगला अंक जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो क्या होगा ये पता करना है। यानी कि हम एक बार 2 से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं, फिर 4 से गुना कर रहे हैं, तो अगली बार क्या करेंगे, हम 5 से गुना करेंगे। आप समझ सकते हैं, 2 से गुना किए, 3 से किए, 4 से किए, तो अगली बार 5 से करेंगे। तो हम किस में करेंगे, 168 में 5 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 8 40 और 5 6 30, 4 34 और 5 3 8, यानी 840 आ जाएगा। तो 840 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगली बार अगला जो हमारा 50 40 देता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 3 4 5 अब क्या होगा, 6 से गुना होगा। तो 840 में क्या चीज़ से गुना होगा, 6 से गुना होगा। 0 6 चौका 24 और 8 छक्का 48 और 2 क्या हो जाएगा, 50 40, यानी कि 6 से गुना करने के बाद 840 में वो 50 40 आ जाता है। तो ये सही है, यानी कि ये जो हमारा आंसर क्या होगा, 840 होगा। ऐसे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ही आपको दो से 3 आप चेक कर ले, 2-3 स्टेप को, उसके बाद जो है कि आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप फट से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि एक रस्सी है जो क्या है, 14 मीटर की है, उसको क्या किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए यही रस्सी है, ये 14 मीटर की है, इसको क्या किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 3 भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि इसको काट दिया जाता है। आगे देखते हैं, जिसमें पहले 2 हिस्से की लंबाई क्रमशः 4.58, यानी 2 हिस्से जो 3 भाग बटे हैं, पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग, उसमें से पहले भाग को की लंबाई क्या है, 4.58 मीटर है। दूसरे भाग की लंबाई क्या है, 4.96 मीटर है, 4.96 मीटर। यानी कि पहले 2 हिस्से की लंबाई हमको दे दिया है
यानी ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो कहता है कि रस्सी के तीसरे हिस्से की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि तीसरे हिस्से की लंबाई क्या होगी। ये पूरी रस्सी जो है कितने मीटर की है, 14 मीटर की ये पूरी रस्सी है। इसमें से 2 हिस्से हमको दिए गए हैं, तीसरा हिस्सा पता करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो ये 4.58 है पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा 4.96 है। इसको जोड़ेंगे हम, 814 के 4 हासिल 1, 9 5 14 15 के 5 हासिल 1 और 4 4 8 1 9, यानी कि 2 हिस्सों को मिलाकर 9.54 हो रहा है। तो तीसरा हिस्सा क्या होगा, तो तीसरा हिस्सा क्या होगा, तो क्या होगा 14 मीटर जो हमारा है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, यानी 9.58 को 54 जो है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि 14 में से जब 9.54 माइनस करेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो दे देंगे। तो अब घटाएंगे इसको, 10 में से 4 गया क्या हो गया, 6 हो गया, और 9 में से 5 गया क्या हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या होगा, तीसरे हिस्से की लंबाई होगी। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा सही आंसर, 4.46, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि हमको तीनों मिलाकर 14 मीटर था, 2 हिस्से हमको दिए गए हैं, तो ये इन दोनों हिस्सों को हम ऐड कर लिए तो हमको पता चला कि ये दोनों हिस्सों को मिलाकर के 9.54 मीटर हो चुका है। और अब जो बचा है वो क्या होगा, वो तीसरा हिस्सा ही ना होगा। यानी कि 14 मीटर पूरे में से 2 हिस्से को अगर हम हटा देते हैं तो तीसरा हिस्सा जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, तो 4.46 होगा। इतना मीटर हमारा होगा ये तीसरा हिस्सा। तो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि a + b + c बराबर 16 हो और a b b c c a बराबर 78 हो तो a q b q c q - 3 a b c का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अब देखिए कहता है कि a q + b q + c q - 3 a b c का मान ज्ञात कीजिए। a q + b q + c q - 3 a b c का मान ज्ञात कीजिए। आप इसका फार्मूला तो जानते होंगे, क्या होता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² और क्या होता है -ab - bc और -ca होता है। यदि हम इसमें से क्या कर दें, इस तीनों में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ बड़ी कोष्ट हो जाएगा, ये एक साथ था। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है, a q b q c q - 3 a b c का फार्मूला बन जाता है। तो इसी फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि इस फार्मूला के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए a + b + c ज़रूरत है आपको, तो a + b + c तो आपको दिया है 16, ठीक है। और उसके बाद a² b² c² की ज़रूरत है, तो a² b² c² इसमें कहीं नहीं दिया गया है। और क्या a b b c c a की ज़रूरत है, तो a b b c c a आपके पास 78 दिया है, इसका मान भी दे ही दिया है, बस इसका मान हमें चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम इसका मान, यानी a² b² + c² का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। तो इस सभी में से अगर क्या कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से भी 2 निकालिए, यहाँ से भी 2 निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। सब में से 2 यहाँ बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a + b + c का मान 16 है, तो 16 रखेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, a² b² c²। और इधर देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 2 है और a b b c c a है, तो a b b c c a का मान हमको कितना है, 78 है।
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारा 78 हो गया, रख दिए। तो 2 से जब 78 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 156, तो प्लस में 156 होगा। तो 156 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। इधर देखिए 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, और 156 उधर माइनस में आ जाएगा हमारा। तो 156 यहाँ से क्या हो गया, इधर चला गया माइनस में। तो इधर क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। तो इसका मान आ गया क्या, 100 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। तो चलते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ही ज़रूरत था, तो इसका मान हमारा 100 हो गया। और इसका मान क्या है, प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, 16 रख दिए। और यहाँ देखिए, यहाँ ए बी बी सी सी ए का मान कितना है, 78 है, तो ये माइनस 78 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या होगा आंसर हमारा, तो आंसर होगा 16 गुने 100 में से 78 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो गुना कर देंगे तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 3 35, यानी कि 352 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज CDE एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये CDE जो है एक समकोण त्रिभुज है। यदि AE भुजा की लंबाई 20 इकाई हो तो BD भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि AE जो है यहाँ A से E तक ये क्या हो, 20 इकाई हो तो BD भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि BD, यानी कि इस भुजा की लंबाई हमको बतानी है। तो आप देखेंगे, आप देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 13, 12, 15, 14, यानी कि जो हमारी BD भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगी, इससे चारों ऑप्शन में से आपको पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी समबाहु त्रिभुज ABC है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, तो सभी 8 8 ही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कहता है कि त्रिभुज CDE एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले इसको देखिए, इसमें एक बात और कह रहा है कि AE भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, 20 इकाई है। आप देख सकते हैं AE कहाँ है, A से E तक, ये हमारा क्या है, 20 इकाई है, यानी कि A से लेकर E तक हमारा क्या है, 20 इकाई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि A से E तक जब 20 इकाई है तो ये 8 है, तो ये क्या होगा, तो ये आप कहेंगे कि 12 है। क्यों, क्योंकि A से लेकर E तक जब 20 है तो इतना हमारा 8 हो गया, तो इतना हमारा क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 8 20 होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, BD भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी B से D तक कितनी होगी, यानी BD निकालना है। तो BD यानी B से C तक आपको 8 है, बस आपको C से D तक चाहिए, बस इतना निकल जाएगा, तो टोटल मिला के आप BD बता देंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारा जो ABC है एक समबाहु त्रिभुज है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आप जानते हैं कि जब हमारा जो है दो रेखाखंड एक दूसरे से कटते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो इधर भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री होने से ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये तो आपको पता है कि ये 90 है और ये 60 है, तो ये क्या होगा, ये 30 होगा, क्योंकि 90 60 150 यानी 30 ये होगा। तो देखते हैं अब कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, हमको निकालना है CD की लंबाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो कह रहा है BD निकालने के लिए B से D तक, यानी कि BD या DB लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, BD DB एक ही बात है। तो BD निकालने के लिए, तो BD हम कैसे निकालेंगे, तो BC प्लस CD करेंगे।
क्या करेंगे, BC प्लस CD करेंगे, क्योंकि BD आप देख सकते हैं BC प्लस CD ही है, यानी कि इन दोनों को, यानी कि इस इतने बड़े को और इतने छोटे को जोड़ने पर ये पूरा होता है। तो इस तरह से आपको BD बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस CD हो जाएगा। तो BC तो आपके पास है B से C तक 8 है ना, और ये CD चाहिए आपको CD। तो CD जब हो जाएगा तो आपका BD अपने आप निकल जाएगा। तो पहले CD निकालिए, तो आपको ये CD चाहिए। तो आप देखेंगे कि CD कैसे निकलेगा। तो CD निकालने के लिए आप त्रिकोणमिति का सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप अगर इस समकोण त्रिभुज को इस तरह से बनाते हैं, यानी ऊपर E है और D पे हमारा क्या है, समकोण है, और इधर C है। D पे हमारा समकोण है और E पे हमारा क्या है, 30 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, C पर 60 डिग्री है, और CE हमारा क्या है, ये CE 12 है। तो हमको निकालना क्या है, CD। तो CD ये चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप आधार बटे कर्ण कर सकते हैं। अगर आप अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो त्रिकोणमिति में आप जानते हैं कि जो भी कोण होता है, जो भी हमारा न्यून कोण होता है, उसके सामने का जो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये जो तिरछा रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है, नीचे वाला आधार होता है। यानी कि जो हमारा न्यून कोण होता है वो क्या होता है, कर्ण और आधार के मिलने वाली भुजा के बीच में बनता है। तो आप समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि न्यून कोण 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी D हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो हमको क्या निकालना है, CD निकालना है, यानी इसको निकालना है, CD को निकालना है। तो हम आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को न्यून कोण मानेंगे। तो देखिए, जब 60 डिग्री न्यून कोण मानिएगा तो cos 60 रखना पड़ेगा, क्योंकि आधार बटे कर्ण हो रहा है। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, cos का होता है। तो cos 60 रखेंगे, तो cos 60 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि CD और CE, CD बटे CE हो जाएगा। आधार CD हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया, C हो गया। cos 60 क्या होता है, cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, और CD नहीं है, और CE क्या है, CE हमारा 12 है। जब कट जाएगा 2 छक 12, तो CD क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा 6, यानी कि CD हमारा क्या आ गया, 6 इकाई आ गया। यानी ये हमारा CD ऐसे C से D तक क्या आ गया, 6 इकाई आ गया। तो CD जब 6 इकाई आ गया तो क्या आ जाएगा, BD का मान, 8 6 14 इकाई आ जाएगा। यानी कि आप BD का मान कैसे निकालेंगे, 8 और 6 जोड़ेंगे, BD हमारा निकल जाएगा, यानी BD हमारा क्या हो गया, 14 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो गया। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हम उसको अगले वीडियो में आपको बताने का पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।